24 की खबर में बात करेंगे सियासत की हर उस खबर की जिससे सियासत गरमाई हुई है। चुनावी राज्यों में लगातार बयानबाजियों में तीखापन आ रहा है और अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करते हुए नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं और उनके जवाब भी दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है। की सियासत में सट्टे का भी जिक्र किया जा रहा है। सत्ता में सट्टे को लेकर लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं और ऐसा ही प्रधानमंत्री ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला और कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस ने गरीब को धोखे के सिवाय कुछ नहीं दिया। कांग्रेस गरीब की कभी कद्र नहीं करती, इसलिए जब कांग्रेस केंद्र सरकार में रही तो वो गरीबों के हक का पैसा लूट कर खाती रही। गरीब को धोखे के सिवाय कभी कुछ नहीं दिया है। हमारे देश का गरीब गरीबी हटाओ के नारे सुन सुनकर सामाजिक न्याय की थोथी बातें सुन सुनकर थक चुका था और इस वायदे के नाम पर कांग्रेस द्वारा साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी देश के गरीबों का भावनात्मक शोषण करते रहे। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ की जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, तो छत्तीसगढ़ की ही जमीन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया तो उन्हें आपका जंगल, जल और जमीन आपको लौटाना पड़ेगा। देश की सारी जमीन, इस देश का जंगल, इस देश का जल एक दिन आपका हुआ करता था और वो जंगल, जमीन और जल आपके हाथों से लिया गया है। आदिवासी शब्द का यह मतलब है और इसलिए बीजेपी इस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर बीजेपी इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो बीजेपी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करेरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप मतदान करते हुए यह ध्यान में रखना कि मध्य प्रदेश को जिसने बीमारू राज्य से बेमिसाल बनाया, उस डबल इंजन की सरकार को चालू रखने के लिए वोट दे रहे हैं। लगातार बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों पर जो रही हैं उन पर निशाना साधते रहे। किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भाजपा सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। ये मत देखना, आप वोट देते वक्त ये देखना कि बीमारू राज्य में से बेमिसाल राज्य जिसने बनाया वो डबल इंजन सरकार को चालू रखने के लिए वोट। आपका एक वोट ये सुनिश्चित करेगा कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा के गोशा महल से उम्मीदवार राजा सिंह के नामांकन के दौरान रैली में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां हवा है, बीआरएस के खिलाफ हवा है। यहां के लोग तेलंगाना में उन्होंने केसीआर को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि केसीआर से यहां पर तंग आ चुके हैं कि तेलंगाना में अनुराग ठाकुर थे और उन्होंने लगातार ये कहा कि अब आने वाली सरकार विकास की है और यहां पर भी डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। अगर आप राजा सिंह जी के
नामांकन में जोश देखें तो दिखाता है। और यहाँ के लोग केसीआर के राह से तंग आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि ईमानदार सरकार, विकास वाली सरकार, जो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। कांग्रेस की जब से सरकारें जिस राज्य में बनी, वो झूठी गारंटियां देके बनी और गारंटियां फेल हो गई। झूठी कांग्रेस, झूठी गारंटियां। और केसीआर ने तो राज्य को 5 लाख करोड़ डुबा दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सत्ता में रहकर सत्ता में रहकर सट्टे का खेल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए थे और लगातार महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर, कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर बीजेपी के नेता वार कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस की आदत है भ्रष्टाचार करना और सत्ता में आना भूपेश बघेल का खेल बंद हो जाएगा और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। 508 करोड़ रुपए दिए गए थे महादेव ऐप में जो होता है उसको लेकर के आप कहते हैं? हाँ, उसके संबंध में जो ईडी इंक्वायरी कर रही है और जो महादेव ऐप है उसमें मतलब भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री है उनके ऊपर आरोप है कि वह उसके संबंध में जो ईडी इंक्वायरी कर रही है और जो महादेव ऐप है उसमें मतलब भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री है उनके ऊपर आरोप है कि वह उनको मतलब महादेव ऐप ने 508 करोड़ रुपए दिए थे और उसकी इंक्वायरी चल रही है और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ये है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद जयराम रमेश ने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये बदले की राजनीति है। ये इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ की सियासत को लेकर इस वक्त पूरे देश में महादेव ऐप को लेकर लगातार कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस की सरकार पर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बीजेपी के नेता हमलावर हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल साफ दुरुपयोग है, ये प्रतिशोध की राजनीति है और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। इन दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है। तो कांग्रेस सरकार आने का दावा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और इसी दावे को लेकर आगे बढ़ते नजर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी का काम ही लोगों को डराना है, लोगों को फंसाना है और कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करना है। छत्तीसगढ़ में कोई डरने वाले वोटर और नेता नहीं है। आज जो वो लोग जो कर रहे हैं कल वो इसका भुगतान करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार पर, भूपेश बघेल पर सट्टे के खेल के आरोप बीजेपी के नेता लगातार लगा रहे हैं और उसी के साथ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। इनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है और जो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग इसका भुगतान करेंगे। इनका काम भूपेश बघेल पर लगे आरोपों पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं तो बीजेपी इस तरह की बातों पर आ जाती है। हमें पहले से ही पता था कि ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे और जो हो रहा है।
देखिए, इस तरह की बातें आज से नहीं, ये पहले से कर रहे हैं जब कुछ और नहीं मिलता। और यहाँ पर हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो इतने उम्दा काम किए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी इस दौड़ में है कि कैसे उस चीज को वो और ज्यादा आगे बात करें, लेकिन जनता का विश्वास उन पर नहीं है। जब सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं तो ये हमेशा इस तरह की बातों पर आते हैं। और आपने देखा आज नहीं, पहले से ही, और हमें लग रहा था कि चुनाव में ये और ज्यादा इस तरह की सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करेंगे, जो कि हो रहा है, लेकिन हमें अपने काम पर विश्वास है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सट्टा ऐप है, महादेव ऐप, उसके जरिए रिश्वत लेने के आरोप लगे, उस तरह के आरोप लगे और इसको लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से उन पर निशाना साधा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सत्ता में सट्टे का खेल खेला है। वहीं स्मृति ईरानी ने भी बयान दिया था और स्मृति ईरानी के बयान पर उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनके पास अगर कोई जानकारी है और सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते, आरोप क्यों लगा रहे हैं। उनके पास जानकारी है और वो सामने नहीं रख रहे तो इसका मतलब क्या वो भी इसमें सहभागी हैं। स्मृति ईरानी जी के पास अगर कोई जानकारी और सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते, आरोप क्यों लगा रहे हैं। और उनके पास जानकारी है और वो सामने नहीं रख रहे हैं तो वो भी सहभागी हैं क्या। ये आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राजीव गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया था बोफोर्स के मामले में। तो प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इस चलते हुए दौर में सियासत भी गर्मा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी मुझसे सबसे ज्यादा डरी हुई है और इसी वजह से वो मुझ पर आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। फिर उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा, अजित पवार का भी जिक्र किया और कहा कि पहले इन पर भी आरोप लगाते थे, फिर ये बीजेपी में शामिल हो गए तो फिर ये आरोपों से पाक साफ हो गए। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि बीजेपी के पास तो एक वॉशिंग पाउडर है और उस वॉशिंग पाउडर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी वॉशिंग पाउडर का नाम दिया। आपका नाम ईडी ने सामने रख दिया, क्या कारण मानते हैं? इसका मतलब ये है कि आनंद फानंद में आप नाम रख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ और इसका कारण से वो आरोप लगा के मुझे बदनाम करना चाहते हैं। तो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आनंद फानंद में ये आरोप लगा रहे हैं और सिर्फ मुझे बदनाम करना चाहते हैं और कोई बात नहीं। बस्तर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया, यानी कांग्रेस पर निशाना साधा और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। इशारों में इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया और लगातार घोटालों का जिक्र, भ्रष्टाचार का जिक्र, सट्टे का जिक्र इस चुनाव में किया जा रहा है और बीजेपी के नेता अलग अलग मंचों पर कांग्रेस को इसी तरह से घेर रहे हैं। इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। अब याद करिए, यानी गाय का गोबर भी 10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प ले और 1300 करोड़ रुपए हड़प ले। पता लगा गाय का गोबर कहां से खरीदे थे, जहां गाय थी ही नहीं और गोबर के बदले मिट्टी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने किसान माफी योजना और ऋण माफी योजना के 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए थे, मेरे हाथ से भी बंटवाए थे। पुरानी कहावत है कि झूठ बोले कौआ काटे, मैं कांग्रेस के लिए काला कौआ हूं। लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पर हमलावर है और इस दौरान उन्होंने अपना भी जिक्र किया, जब मैं कांग्रेस में था तो मुझसे भी फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए गए। 26 लाख किसान माफी योजना, ऋण माफी योजना का 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथ से भी बंटवा दिए। पुरानी कहावत है, झूठ बोले काले कौवे। मैं कांग्रेस
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझसे भी फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए और फिर उन्होंने गाना गाते हुए, गाने के बोल गाते हुए कि झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरी हो, और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि मैं कांग्रेस के लिए काला कौआ हूं। इस पर कमलनाथ ने भी बयान दिया है और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भी कहें, आम जनता गवाह है कि क्या कोई सौदा हुआ, किस प्रकार से फायदे के उन्होंने उस वक्त हमारी सरकार के लिए, जनता सब जानते हैं किस तरह से फायदा उठाए। मुझे इन सब चीजों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता जान गई है कि वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं। ज्योतिरादित्य जो कुछ कहें, आम जनता गवाह है कि क्या इस प्रकार का सौदा हुआ, किस प्रकार के फायदे उन्होंने उस वक्त हमारी सरकार से लिए, ये सब जनता जानती है। तो मुझे इन सब चीजों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वार पलटवार, काले कौए की भी बात अब सियासत में आ चुकी है। और जाति आधारित जनगणना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए जो बिहार सरकार ने किया है। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जो 10-15 साल बाद लागू किया जाएगा, यह शायद नहीं, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जहां भी उनकी सरकार बनेगी जातीय जनगणना होगी। अमित शाह जी, आपको कहना नहीं है, आपको तो करना है। ड्यूसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कराइए ना, बिहार सरकार ने करा दिया। तो आपका न कराना इस बात का सबूत है कि आप कराना नहीं चाहते। आप तो पता नहीं कौन से खेल भाजपा आजकल खेलती। महिला आरक्षण पारित करा दिया, अब होगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, या नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि हाँ, हमने तो महिला आरक्षण पास कर दिया जो लागू नहीं होगा। जातिगत आरक्षण हमने मना नहीं किया। अरे तो कराइए ना, मना करने का क्या सवाल। यही तो कांग्रेस कह रही है, यही तो हमारे इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं। इंडिया पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इंडिया गठबंधन की एक सामान्य रणनीति होनी चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि कांग्रेस चुनावी राज्यों में व्यस्त है। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। कांग्रेस के जो समझदार लोग हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि राज्यों के चुनाव तो 2018 में भी कांग्रेस जीती थी, मगर क्या 2018 के चुनावों से 2019 उनके लिए आसान हो गया? नहीं हुआ। उनको ये बात समझनी चाहिए। अब वो दोबारा से जो राज्य स्तर के चुनाव में एकला चलो चल रहे हैं, ठीक है, उनको लड़ना चाहिए, मगर उनको जो इंडिया अलायंस बनी जिसका वो एक बड़े पार्टनर हैं, उनको उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से इंडिया अलायंस की कोई सरगर्मी नहीं है क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह जो है अपने राज्य चुनावों के अंदर लग गई है। इस तरीके से जो है आप जो है अपना उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राजस्थान चुनाव को लेकर कहा कि मुझे राज्यवर्धन राठौर के नामांकन में शामिल होने का मौका मिला। यहां कार्यकर्ताओं में जो जोश देख रहा हूं उसे देखते हुए ये लग रहा है कि वो भारी अंतर से जीतेंगे और राजस्थान में हम 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हम मध्य प्रदेश में भी शानदार वापसी करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सफाया करेंगे। 2023 के चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। नामांकन कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है और जो उत्साह यहाँ कार्यकर्ताओं का, जनता का मैं देख रहा हूँ, बड़े अंतर से श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी विजय प्राप्त करने जा रहे हैं और राजस्थान में हम 150 से अधिक सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश में हम शानदार वापसी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़, इसके लिए जनता। राजस्थान में बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। टोडा भीम विधानसभा से राम निवास मीणा को टिकट दिया है। वहीं पार्टी ने शिव सीट से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया है। अलग अलग चुनावों की अगर बात की जाए तो इन चुनावों में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं और अगर दावों के साथ अगर बात की जाए तो साथ में दूसरी पार्टियों पर लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के वार पलटवार का दौर जारी है। राजस्थान में बीजेपी का यह कहना है कि हम एक बार फिर से यहां पर सत्ता हासिल करेंगे। जो राजस्थान में एक सिस्टम है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस तरह से वहां पर काफी दिन से सिस्टम है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सिस्टम जारी रहेगा, ये परंपरा जारी रहेगी और इस बार हम जीतेंगे और इस परंपरा को तोड़ेंगे और लगातार यहां पर राजस्थान में बीजेपी की सरकार रहेगी। तो वहीं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का दावा है कि यहां से बीच कांग्रेस की सरकार जा रही है और
बीजेपी की सरकार आ रही है और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार रिपीट करने वाली है। टोहाना में 5 नवंबर को सरपंचों की रैली को लेकर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये रैली सरपंचों की नहीं, कांग्रेस की है। कांग्रेस की तरफ से सरपंचों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। सरपंचों की पंचायतों की बात करते हुए लगातार हरियाणा में सियासत गर्म हो रही है। कुछ दिन पहले तक सरपंचों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारे सेटलमेंट हुए। अब सरपंचों की जो रैली होने जा रही है उसको देवेंद्र बबली ने कहा कि सरपंचों की नहीं, कांग्रेस की रैली है। और ये तो इनको कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, आपने देखा होगा। वो तो कांग्रेस की रैली है, कोई सरपंचों की रैली थोड़ी ना है। सरपंच तो गांव का विकास चाह रहे हैं, जो विकासशील एक इनकी एसोसिएशन और बनी है, जो हमारे पढ़े लिखे युवा पंचायतें बनी हैं, हमारी 50% हमारी जो प्रतिनिधित्व बहनों को मिला है, सारे के सारे लोग वो काम चाह रहे हैं। ये कुछ एक इक्का तुक्का तो बड़ी मुश्किल से 10-20-50 लोग हैं जो इस चीज़ को अपना एक रिकवरी के रूप में, इनको पैसा इकट्ठा करना था पहले, और जो पैसे आ रही कामों की भी जांच होगी आने वाले समय में। राजस्थान चुनाव के लिए जेजेपी ने भी लगातार दावे किए कि वो यहां से चुनाव जीतेंगे, सत्ता की चाबी अपने पास रखेंगे। जेजेपी ने राजस्थान चुनाव में अपनी तीसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है। इसमें 4 नाम सामने आए हैं। भादरा से कार्तिकेय चौधरी, नीम से थाना से रघुवीर सिंह तंवर को टिकट मिली है। राजस्थान में जेजेपी का यह दावा है कि वो यहां से चुनाव जीतने वाले हैं। और नीम से थाना से रघुवीर सिंह तंवर को प्रत्याशी बनाया गया है। बगरू से हरीश डावी को टिकट दिया गया है। महवा से डॉक्टर आशुतोष झलानी को टिकट दिया गया है। जेजेपी के कई बड़े नेता लगातार राजस्थान में चुनाव प्रचार में बिजी हैं और उनका कहना है कि इस बार राजस्थान की सत्ता की चाबी भी जेजेपी के पास होगी। जेजेपी ने राजस्थान में 25 से 30 सीटें लड़ने का ऐलान किया है कि हम 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ज्यादातर सीटों पर चुनाव जीत कराएंगे। आपको याद होगा कि सीकर रैली में जेजेपी ने यह कहा था कि जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, हर एक सीट पर जीत का दावा उनके नेताओं ने किया था। और यह भी कहा था कि जैसे हरियाणा में सत्ता की चाबी जेजेपी के पास रही, वैसे राजस्थान में सत्ता की चाबी जेजेपी के पास रहेगी। और लगातार राजस्थान के चुनाव की बात हो, छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात हो, मध्य प्रदेश के चुनाव की बात हो, मिजोरम में तेलंगाना के चुनाव की बात हो, इस चुनाव को 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में इस चुनाव की हार जीत का नतीजा 24 पर फर्क डालेगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। खबरों का सिलसिला